तो नेक्स्ट है दोस्तों उदार समतावाद या समतावाद, इगैलिटेरियनिज्म। समतावाद के पर्याय शब्द क्या है? उदार समतावाद या वाम समतावाद। तो ऐसा उदारवाद जो थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ झुका हुआ है या जो लोक कल्याणकारी राज्य की तरफ झुका हुआ है। समतावादियों के अनुसार समानता सदैव न्याय संगत होती है, केवल विषमताओं को न्याय संगत ठहराने की जरूरत पड़ती है। समानता सदैव न्याय संगत होती है, इक्वलिटी हमेशा न्याय संगत होती है। आपको विषमताओं को न्याय संगत ठहराना पड़ेगा कि आप जो इनइक्वलिटी है वो किस आधार पर आप इंश्योर कर रहे हैं, उसको आप न्याय संगत ठहराइए। मुख्य समर्थक हैं जॉन रॉल्स। पुस्तक क्या है? द थ्योरी ऑफ जस्टिस, 1971 में आती है। फिर डार्किन है, तो रोनाल्ड डार्किन, इनकी पुस्तक ये 1931 से 2013 तक रहे यूएसए से। ये बेसिकली इनकी पुस्तक का क्या नाम था? सॉवरेन वर्चू, द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ इक्वलिटी, 2000 में आती है ये पुस्तक। टेकिंग राइट सीरियसली, 1977 में आती है। जस्टिस एंड हेडॉक्स, ये 2011 में बुक आती है। अमर सेन, तो इनका लेख था इक्वलिटी ऑफ वाट, 1980 में आता है। फिर पुस्तकें हैं द क्वालिटी ऑफ लाइफ, 1993 में आती है। इसमें सहयोगी जो संपादक थे मार्था नुसबाम थी। डेवलपमेंट एज फ्रीडम, 1999 में बुक आती है। आइडिया ऑफ जस्टिस, 2009 में। फिर एरिक टोकेवस्की, ये इनकी पुस्तक का नाम है इक्वल जस्टिस, 1993 में बुक आती है। फिलिप वान पेरिज, रियल फ्रीडम फॉर ऑल, 1995 में बुक आती है। जॉन रोमर, जी.ए. कोहेन, गेराल्ड ए कोहेन, ब्रूस एकरमन, ब्रायन बेरी, इनकी जो पुस्तक का नाम है थ्योरीज ऑफ जस्टिस, 1989 में आती है। ब्रायन बेरी, रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस है। फिर रिचर्ड अर्नेनास, हेनरी फ्रैंकफर्ट, पर्याप्तता का सिद्धांत ये देते हैं। फिर अमेरिकन विचारक एलिजाबेथ एंडरसन, डॉर्किन, रोकोवस्की, रोमर, ब्रूस एकरमन, अर्नेनेस को भाग समतावादी लक इगैलिटेरियन थिंकर कहा जाता है। भाग समतावाद को समझने के लिए महत्वाकांक्षा, संवेदनशीलता और सक्षमता असंवेदनशीलता, निर्दयी भाग, ब्रूट लक व इच्छित व विकल्प भाग यानी ऑप्शनल लक या पसंद, चॉइस व परिस्थिति सर्कमस्टांसेस आदि को समझना होगा। इसके लिए डार्किन को समझना होगा। बेसिकली हम लोग डार्किन को समझेंगे। हालांकि मैंने डार्किन की जो कहानी है वो आपसे पहले ही शेयर कर दी थी, वो निर्जन द्वीप वाली। डार्किन ने रॉल्स के न्याय सिद्धांत में सुधार किया। डार्किन संसाधन समतावादी है, यानी रिसोर्स इगैलिटेरियन थिंकर है। संसाधनों की समानता यानी इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज की बात करता है। तो न्याय की स्थापना के लिए शुरुआत में सबको समान संसाधन दिए जाएंगे, सबको 100 जो क्लेम सेल्स है या कौड़ियां हैं दे दी जाएंगी, अर्थात पुनर्वितरण के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी कर दी जाएंगी। संसाधन समतावाद के अलावा वह नीलामी, ऑक्शन, बीमा योजना, इंश्योरेंस पॉलिसी व ईर्ष्या परीक्षा, इन भी टेस्ट आदि अवधारणाएं देता है। तो इसको देखते हैं ये सब क्या है। तो नीलामी के दो प्रकार हो सकते हैं। पहला है एम्बिशन सेंसिटिव ऑक्शन, ये महत्वाकांक्षा संवेदनशील नीलामी है। और दूसरा है सक्षमता असंवेदनशील नीलामी यानी एंडाउमेंट इनसेंसिटिव ऑक्शन। तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रारंभ में 100 रुपए या 100 सीपियां दी जाएंगी, ये है एम्बिशन सेंसिटिव ऑक्शन। वह अपनी इच्छा या पसंद से इन्हें कहीं भी खर्च कर सकता है। एक व्यक्ति इसकी शराब पी सकता है, दूसरा व्यक्ति इन्हें ब्याज पर देकर और कमा सकता है। तो यह रूपक है योग्यता आधारित न्याय पर आधारित है, ये बल देता है। योग्यता आधारित न्याय पर ये बल देता है। शराबी व्यक्ति अपनी आकांक्षा, इच्छा या पसंद के कारण बर्बाद हुआ। इसमें व्यक्ति ने खुद चुने गए विकल्पों की कीमत अदा की है। ये एम्बिशन सेंसिटिव ऑक्शन है, जहां पर हर व्यक्ति को 100 क्लेम सेल्स दे दी जाएंगी। अब उसकी शराब पी लो, आप उसका इन्वेस्ट करके और बड़े आदमी बन जाओ, ये आपकी है। आपकी जो योग्यता है आप अपने अनुसार उसका उपयोग कर लो और आपको अपना भाग्य भोगना पड़ेगा। आप अगर जुआ शराब में चीजों को खर्चा कर देंगे तो आपको भोगना पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्ट करके और बड़े आदमी बन गए तो आपको उसका सुख मिलेगा। फिर सक्षमता असंवेदनशील नीलामी यानी एंडाउमेंट इनसेंसिटिव ऑक्शन, तो इसमें प्राकृतिक विषमता आती है। उदाहरण के लिए दिव्यांग, तो दिव्यांगता से पीड़ित, प्राकृतिक विषमता से पीड़ित व्यक्ति को कुछ अतिरिक्त रुपए दी जाएंगे। हमने देखा था कि जो विकलांग हैं या जिनके पास कुछ नेचुरल डिसेबिलिटीज हैं उन्हें एक्स्ट्रा क्लेम सेल्स दी गई थी। वह व्यक्ति अपनी इच्छा से या अपने विकल्प चयन के कारण गरीब नहीं है, बल्कि भाग, ब्रूट लक के कारण गरीब है। तो कोई व्यक्ति जुआ खेल के गरीब नहीं हुआ है, वो वास्तव में गरीब है। वो कोई विकलांग है, शिक्षा नहीं है या कि कुछ ऐसी इनकैपेबिलिटी है जिसके कारण वो गरीब रह गया, तो उसके साथ आप न्याय कर सकते हो या उसके साथ आप थोड़ा सा रहमदिल अपना सकते हो, उसको 4-5 क्लेम सेल्स एक्स्ट्रा दे सकते हो। यह आवश्यकता आधारित वितरण है।
कि चलो उसकी आवश्यकता है तो उसको दे दिया जाए। तो जस्ट एंड फेयर सोसाइटी की स्थापना इसी से होती, वही जो रॉल्स वाली एक मजबूत चेन इसी से बनती है। डॉर्किन के अनुसार ब्रूड लक वाले लोगों को संसाधन वितरण अर्थात आवश्यकता आधारित वितरण ही जस्ट व फेयर सोसाइटी की स्थापना करता है। तो अगर कोई ब्रूट लक से प्रभावित है, दुर्भाग्य से प्रभावित है, और फिर आप थोड़ा सा उसको एक्स्ट्रा क्रंचेस दे दिए, तो इससे जस्ट एंड फेयर सोसाइटी की स्थापना की जा सकती है। डॉर्किन परिणामों की समानता की चर्चा नहीं करता, क्योंकि यह प्रारंभ में तो उचित वितरण व आरंभिक व अतिरिक्त सहायता पर बल देता है, भले ही बाद में गंभीर विषमताएं पैदा हो जाएं। तो ये परिणामों की समानता की बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि पहले तो ये सबको उचित वितरण और अतिरिक्त सहायता देने की बात करता है, लेकिन बाद में भले असमानताएं पैदा हो जाए, गंभीर असमानताएं, उससे इसका मतलब नहीं। परिणामों की समानता के समर्थक समाजवादी व मार्क्सवादी थिंकर हैं। इनवी टेस्ट क्या है? तो इसका संबंध महत्वाकांक्षा संवेदनशील बोली से है, जहां प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाता है, सबको समान स्वतंत्रता है। रॉल्स का प्रथम नियम भी तो यही कहता है। ये क्या है? इसका संबंध महत्वाकांक्षा संवेदनशील बोली से है, जहां प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाता है, सबको समान स्वतंत्रता मिलती है, मैक्सिमम इक्वल लिबर्टी फॉर ऑल। ये वही है रॉल्स का पहला नियम। इनमें परीक्षण के तहत प्रत्येक व्यक्ति को अपने खुद के चुनाव विकल्पों की कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो आपने अगर जुआ शराब में पैसा लगाया तो आपको उसका फल भुगतना पड़ेगा। आपने इन्वेस्टमेंट किया है, आपको वो सुख मिलेगा। एक इंश्योरेंस प्लान की बात करता है डॉर्किन। इसका संबंध सक्षमता असंवेदनशील नीलामी से है, यानी एंडाउमेंट इनसेंसिटिव ऑक्शन से है, इसके तहत ब्रूट लक वालों को, यानी जो प्राकृतिक नुकसान का शिकार है, उनको मुआवजा दिया जाता है। भाग्य समतावाद की स्थापना के लिए योजनाएं, तो जो इंश्योरेंस प्लान है ये डॉर्किन देता है। ब्रूस एकरमैन ये शेयर धारक समाज, स्टेक होल्डर समाज की बात करते हैं कि समाज एक शेयर होल्डर की तरह है, जहां पर हर व्यक्ति को दूसरी की मदद करनी चाहिए। फिर फिलिप वॉन पेरिस ये बुनियादी आय, बेसिक इनकम की बात करते हैं। फिर भरपाई तालीम यानी कंपनसेटरी एजुकेशन, गरीब समुदायों के बच्चों को फ्री एजुकेशन। और समतावादी नियोजक एगलिटेरियन प्लानर, ये रोमर की संकल्पना है। डेरिक परपिट जो कि अंतः पीढ़ी न्याय यानी इंटरजनरेशनल जस्टिस का समर्थक है। समतावाद को दो प्रकार बताता है। इंटरजनरेशनल न्याय यानी सस्टेनेबल जस्टिस की ये बात करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है कि आप नेक्स्ट जनरेशन, आप ऐसा डेवलपमेंट कीजिए कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी कुछ चीजें बची रहें। आप इतना प्रदूषण, इतना चीजें पर्यावरण चेंज ना कर दीजिए कि नेक्स्ट जनरेशन जी ही ना पाए, मर जाए। तो ये कर्तव्य मूलक समतावाद है। पहला है कर्तव्य मूलक समतावाद यानी डिओन्टोलॉजिकल इगैलिटेरियनिज्म। इसके अनुसार असमानता बुरी है, असमानता बुरी है। और प्रयोजन मूलक समतावाद यानी टीओलॉजिकल इगैलिटेरियनिज्म, असमानता अन्याय है, ये बोलता है। तो जो डिओन्टोलॉजिकल इगैलिटेरियनिज्म है ये असमानता को बुरा मानता है, और टीओलॉजिकल इगैलिटेरियनिज्म असमानता को अनजस्ट मानता है। फांसीवाद और सर्वसत्तावादी विचारधारा, समाज में प्रजाति विचारधारा, जेंडर, धर्म या अन्य का सहारा लेकर असमानता बनाए रखना चाहते हैं। ये असमानता को दूर करना राज्य का कार्य नहीं मानते हैं, जो फांसीवादी और सर्वसत्ताधारी विचारधारा के लोग हैं। प्रतिद्वंदी सामाजिक लोकतांत्रिक दृष्टिकोण को टिटमस ने संस्थागत पुनर्वितरण मॉडल यानी इंस्टीट्यूशनल रिडिस्ट्रीब्यूटिव मॉडल कहा है, जो समानता के नैतिक व आर्थिक लाभों के बारे में बताता है। अब समानता की संकल्पनाओं में निम्नलिखित सम्मिलित किया जाता है। पहला है फॉर्मल इक्वालिटी अथवा मूलभूत समानता। तो संयोग से जन्मे के आधार पर विशेषाधिकार दिए जाने को समानता, पक्षपात या अतार्किक पूर्वाग्रह माना जाता है कि आप संयोग से कहीं ब्राह्मण फैमिली में पैदा हो गए तो फिर आपको विशेषाधिकार मिले, ये तो गलत है। देखो, तो इसमें मुख्य रूप से अरस्तु का औपचारिक समानता का विचार आता है। हित का समानता, ये रॉल्स की प्रक्रियात्मक समानता की बात है। इसमें समानता की प्रस्तुति, जब तक कोई कारण ना हो असमानता का व्यवहार नहीं किया जा सकता। जब तक कोई बहुत बृहत कारण ना निकल के आए तो असमानता का व्यवहार नहीं किया जा सकता। फिर विशेष समानता सब्सटेंटिव इक्वालिटी, तो इसमें न्याय, अधिकार, समता जैसे मूल्यों से जुड़ी है ये। इसमें परिणामों की समानता, शुरुआती समानता की बात की जाती है। फिर मेटा फिजिकल इक्वालिटी, तो आत्म विषयक समानता, ये धार्मिक आध्यात्मिक समानता है। जटिल समानता, ये माइकल वाजर की है, समुदायवादी जो थिंकर है, स्फीयर ऑफ जस्टिस की बात करता है। इसके बारे में पढ़ लिया है हमने, बोलेंगे उस में बुक आती है। मार्टिन लूथर किंग ये जातीय समानता की बात करते हैं, यानी रेशियल इक्वालिटी की बात करते हैं। तो आत्मगौरव व आत्मसम्मान के मामले में विश्व की हर जाति या वर्ण का मनुष्य बराबर है। हर व्यक्ति, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो बराबर है। दूसरा, पृथक्करण सेग्रीगेशन, राजनीति के चेहरे पर सामाजिक कोड
सोशल लेप्रेसी की तरह है, क्योंकि यह उन लोगों को गहरे मनोवैज्ञानिक जख्म देता है जो ऐसे कानूनों का शिकार है। तो अगर आप पृथक्करण करते हैं, सेग्रीगेशन करते हैं जाति के नाम पर या निजातीयता के नाम पर, रेस के नाम पर, ब्लैक एंड व्हाइट के नाम पर, तो ये एक सामाजिक कोड की तरह है, सोशल लेप्रेसी की तरह है, जिससे जो व्यक्ति, हमने जब फ्रेंच फिल्म को पढ़ा था ना, तो देखा था कि ये मनोवैज्ञानिक रूप से हमें कमजोर बना देता है और हम जो पाश्चात्य सभ्यता है उसका अनुकरण करने लगते हैं। तो हमें अपनी जो सभ्यता है, अपना जो रंग है, उससे घृणा होने लगती है और हमें गोरी चमड़ी ही अच्छी लगती है, ये बात है। तो ये गलत है। फिर ब्रायन टर्नर, इनकी बुक है इक्वलिटी, ये 1986 में बुक आती है। तो समसामयिक विश्व के प्रसंग में समानता की अवधारणा की 4 बातें बताई जाती हैं। लोगों की आधारभूत समानता, यानी रोटी कपड़ा मकान सबको मिले। दशाओं की समानता होनी चाहिए। फिर अवसर की समानता, समझा ही चुके हैं आप लोगों को। फल या परिणाम की उपलब्धता की समानता, ये 4 चीजें इसमें आती हैं। अब समता व समानता में क्या संबंध है उसको देख लेते हैं। तो पुराना या नकारात्मक दृष्टिकोण समानता विरोधी है। समता व समानता आपस में विरोधी हैं, डाइकोटिमस है। अगर समानता रहेगी तो समता नहीं आएगी, समता नहीं रहेगी तो समानता नहीं आ सकती है। एक तो ये दृष्टिकोण है। तो समता समानता परस्पर विरोधी हैं, ऐसा कौन कौन मानते हैं? तो जो क्लासिकल लिबरल्स हैं, फॉर एग्जांपल लॉर्ड एक्टन, डी टॉकविले, पेरेटो, मोस्का मिचेल, और जो नियो लिबरल्स हैं, हेग, बर्लिन नॉजिक, ये भी वही चीज मानते हैं। फिर अरस्तु प्राकृतिक असमानता का सिद्धांत देता है, कहता है कि कुछ लोग जन्म से ही मास्टर पैदा होते हैं, कुछ लोग जन्म से ही गुलाम पैदा होते हैं। अरस्तु प्राकृतिक असमानता का समर्थक है, पर हाब्स अरस्तु के इस विचार का विरोधी है। वह प्राकृतिक असमानता, प्राकृतिक अवस्था में, स्टेट ऑफ नेचर में सबको समान मानता है कि शक्ति, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था शक्ति की अवस्था है, और शक्ति में चाहे कोई व्यक्ति भले बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो, लेकिन 4 बुद्धिशील बुद्धिजीवी व्यक्ति मिलकर उसको हरा सकते हैं। तो सभी व्यक्ति कहीं ना कहीं समान है। अरस्तु ने विभिन्न संविधानों के विश्लेषण के बाद बताया कि क्रांति का मुख्य कारण क्या है? विषमता है, इनइक्वालिटी। लॉर्ड एक्टन समानता द्वार से प्रवेश करती है तो स्वतंत्रता खिड़की से उड़ जाती है। लॉर्ड एक्टन क्या कहता है कि अगर समानता आ जाएगी तो स्वतंत्रता खिड़की से उड़ जाएगी। समानता की उत्कंठा अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा व्यर्थ है। फिर समानता की उत्कंठ अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा करना व्यर्थ है। फ्रेंच डिप्लोमेट एलेक्स डी टॉकविले के अनुसार लोकतंत्र का विस्तार समानता को जितना बढ़ावा देता है, स्वतंत्रता के लिए उतना ही बड़ा खतरा पैदा करता है, क्योंकि लोकतंत्र में बहुमत का शासन बहुमत की तानाशाही में बदल जाता है। तो ये बेसिकली जो एलेक्स डी टॉकविले है, ये टायरनी ऑफ मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट देता है, और वो मानता है कि मान लो अगर डेमोक्रेसी आ गई या स्वतंत्रता, आपने सबको समानता, आपको सबको मतलब सबको इक्वल वोट दे दिया, इक्वलिटी ऑफ मतलब जो लीगल इक्वलिटी है या कि जो पॉलिटिकल इक्वलिटी है आपको ने सबको दे दी, तो इससे क्या होगा कि जो जैसे जो गरीब लोग हैं, सर्वहारा है, उसकी संख्या भी तो ज्यादा है, तो वही लोग अगर शासन में आ जाएंगे तो इससे क्या होगा? एक तंत्रवाद, एक समय बाद टायरनी ऑफ मेजॉरिटी हो जाएगी, बहुमत की तानाशाही हो जाएगी, जो कि थोड़ा सा गड़बड़ है। टॉकविले लोकतंत्र को सॉफ्ट डिस्पोटिज्म, नरम निरंकुशतावाद कहता है। इसका अर्थ है कि लोकतांत्रिक सरकार द्वारा चुपके से कानूनों के माध्यम स्वतंत्रता को छीन लिया जाता है। टॉकविले ने यूएसए क्रांति को श्रेष्ठ बताया है क्योंकि यह स्वतंत्रता पर बल देती है, जबकि फ्रांसीसी क्रांति जो कि 1789 में हुई थी समानता पर बल देती है, इसलिए उसे निम्न बताया है डी टॉकविले ने। डी टॉकविले अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डेमोक्रेसी इन अमेरिका, जो कि 1885 में आती है, में कहते हैं कि राजनीतिक समानता व आर्थिक विषमता में जो विसंगतियां पाई जाती हैं, लोकतांत्रिक समाज उसे लंबे समय तक स्वीकार नहीं करेंगे। राजनीतिक जीवन पर सामाजिक समानता का प्रभाव ठीक नहीं है। हमें अति समानता के खतरों से बचना होगा। समानता के प्रसार का विरोध नहीं किया जा सकता। यह तरकीबन सुनिश्चित है कि समानता का क्रमिक विकास होगा, धीरे धीरे समानता आ जाएगी। एलेक्स टॉकविले के अनुसार लोकतंत्र व समानता में संबंध, तो लोकतंत्र की बुनियाद समानता पर टिकी है, जो स्वतंत्रता के अनुरूप कराने की कोशिश करती है। तो डी टॉकविले समानता की भी प्रशंसा करता है, लेकिन साथ ही वह यह भी मानता है कि अतिरिक्त समानता का उत्साह, आवेग, उन्माद व अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। पूर्ण समानता की चाहत लोकतंत्र में हलचल पैदा कर सकती है। अभिजनवादी विचारक, एलिटिस्ट थिंकर, तो पेरेटो, मोस्का, मिचेल आदि समानता के प्रबल विरोधी हैं। सकारात्मक या आधुनिक दृष्टिकोण, ये 20वीं सदी में आया, तो स्वतंत्रता व समानता को इसमें मिलाया जाए। स्वतंत्रता व समानता एक दूसरे के पूरक है। स्वतंत्रता व समानता के पूरक है ऐसा कौन कौन मानते हैं? तो लास्की मानता है, टोनी मानता है, बार्कर मानते हैं, एल.टी. हॉब्स है, रॉल्स है, मैकफरसन है, रूसो है और ग्रीन है। स्वतंत्रता और समानता दोनों में सामंजस्य बिठाने वाला विचारक जॉन रॉल्स है। तो हमने देखा था कि जॉन रॉल्स
मैक्सिमम इक्वालिटी फॉर ऑल करता है, फिर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सबको दे देता है, और डिफरेंस प्रिंसिपल भी दे देता है। तो ये समानता व स्वतंत्रता में एक प्रकार से साम्य बिठाने का काम करता है। लास्ट की स्वतंत्रता समानता के लिए, स्वतंत्रता समानता के बिना एक सीमित गुंबद के समान होगी, और समानता स्वतंत्रता के बिना अर्थहीन होगी। फिर आर एस टोनी बुक क्या है, इक्वलिटी, 1931 में आती है। इंग्लैंड में असमानता के धर्म की बात करता है। समानता का सिद्धांत मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति, मानवीय क्षमताओं को चरितार्थ करने के लिए सर्वथा उपयुक्त है। प्रत्येक व्यक्ति के साथ तब तक समान व्यवहार करना चाहिए जब तक उसके साथ असमान व्यवहार करने का पर्याप्त कारण न हो। एल.टी. हाउस क्या बोलता है कि अगर समानता नहीं है तो समता के गंदे परिणाम होंगे। प्रोफेसर पोलार्ड तो ये क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता की समस्या का केवल एक समाधान है, वह है समानता। स्वतंत्रवादी हैक, नॉजिक, बर्लिन, फ्रीडमैन जहां केवल स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण मानते हैं, वहीं समतावादी रॉल्स, अमर्त्य सेन, डॉकिंस स्वतंत्रता के साथ साथ समानता को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। ये हम सब पढ़ चुके हैं। फिर निष्कर्ष क्या है कि समानता एक बहुरूपीय विचार है। अर्नेस्ट बार्गर कहता है कि समानता एक बहुरूपीय विचार है, यानी कि जिसको जैसा मनाए वो ऐसा उसका वर्णन कर सकता है। इसे कोई पूरक मान सकता है, इसे कोई विरोधी मान सकता है। महत्वपूर्ण शब्दावलियां तो मार्क्सवादी परिणामों की समानता की बात करते हैं, जो उदारवादी हैं ये प्रक्रिया की समानता की बात करते हैं। रॉल्स, डॉकिन, रोकेवस्की जैसे जो थिंकर हैं संसाधनों की समानता की बात करते हैं। उपयोगितावादी ये बेंथम ये कल्याण की समानता की बात करते हैं। अमर्त्य सेन और मार्था नुसबाम ये कैपेबिलिटी की समानता की बात करते हैं, यानी सामर्थ्य या क्षमता की समानता की बात करते हैं। फिर जो डॉकिन है, रोकेवस्की हैं, रोमर हैं, पेरिज हैं, ब्रूस एकरमैन हैं, ये भाग्य समतावादी हैं। लक इगैलिटेरियन थिंकर हैं, लक को महत्वपूर्ण मानते हैं। फिर महत्वपूर्ण जो माइकल वाल्जर हैं, ये सरल समानता और जटिल समानता की बात करते हैं। बहुसंस्कृतवादी मान्यता की समानता की बात करते हैं। मान्यता यानी कि जो 1991 के बाद बेसिकली क्या हुआ है कि क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी आई है। तो आप हर जो पहले लोग आपस में, जैसे समाज जब विश्व दो घड़ों में बटा हुआ था, एक तो साम्यवादी थे, दूसरी तरफ उदारवादी थे, तो लोग उस प्रकार से अपनी आइडेंटिटी देख लेते थे कि हम साम्यवादी हैं, वो उदारवादी हैं, तो आइडेंटिटी। लेकिन जब से विस्तार का खत्म हुआ तो लोगों के अंदर क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी आ गई। अब उससे क्या हुआ कि मान्यता की समानता, यानी कि हर जाति, हर धर्म अपने आप को मतलब उसकी जो इच्छा क्या है, वो अपने आप को रिप्रेजेंटेशन चाहता है, अपनी मान्यता चाहता है बेसिकली। फिर हेनरी फ्रैंकफर्ट ये पर्याप्तता का सिद्धांत देते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ये जाति समानता की बात करते हैं। अब महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, चलते चलते उनको देख लेते हैं। तो डेरेक परपिट ये इक्वलिटी एंड प्रियोरिटी की बात करते हैं, 1997 में ये बुक आती है। बुक है बेसिकली इनकी, इक्वलिटी एंड प्रियोरिटी 1997 में आती है। फिर अमर्त्य सेन इनइक्वलिटी री एग्जामिन्ड 1993 में। इक्वलिटी ऑफ व्हाट ये लेख है उनका, 1980 में आता है अमर्त्य सेन का। नेगल थॉमस इक्वल ट्रीटमेंट एंड कंपनसेटरी डिस्क्रिमिनेशन 1973 में आती है बुक। मिलोन जिलॉस ये द न्यू क्लास 1997 में, जो नौकरशाही को एक नई क्लास बोलते हैं, 1997 में बुक आती है, 1957 में बुक आती है। रूसो डिस्कोर्स ऑन इनइक्वल, तो रूसो बेसिकली डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी बुक लिखता है, 1754 में आती है ये। कैट मिलेट द सेक्सुअल पॉलिटिक्स 1969 में बुक आती है। सिमोन दी बुआ ये सेकंड सेक्स इनकी पुस्तक है, 1949 में आती है। बेटी फ्रीडन फेमिनाइन मिस्टीक और द प्रॉब्लम ऑफ नो नेम ये दो पुस्तकें हैं इनकी। हम लोग फेमिनिज्म पढ़ेंगे तो ये जो नारीवादी विचारक हैं, उग्र नारीवादी जो विचारक हैं, फेमिनिस्ट थिंकर, उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। फिर एल्स्टीन ये पब्लिक मैन और प्राइवेट वुमेन इनकी पुस्तक है। फिर माइकल वाल्जर द स्फीयर ऑफ जस्टिस अ डिफेंस ऑफ प्लूरलिज्म एंड इक्वलिटी 1989 में बुक आती है। एंजल्स की बुक का क्या नाम है, ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। डॉकिन की पुस्तक का नाम क्या है, टेकिंग राइट सीरियसली, जस्टिस एंड हेडॉग। तो टेकिंग राइट सीरियसली 1977 में आती है, जस्टिस एंड हेडॉग 2011 में आती है। एक और उसकी पुस्तक का नाम था सॉवरेन वर्चू, वो भी है महत्वपूर्ण पुस्तक। एरिक रोकेवस्की इक्वल जस्टिस 1993 में आती है, और थॉमस पिकेटी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इक्वलिटी 2021 में पुस्तक आती है। ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। चलिए यहाँ से इक्वलिटी भी समाप्त होता है, तो हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।